एक उल्लू ने बताया, यह 6 खर्च बंद कर दो, अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में धन की देवी महालक्ष्मी का वाहन उल्लू को माना गया है? उल्लू जो रात के सबसे घने अंधेरे में भी साफ साफ देख सकता है, प्रतीक है उस विवेक और ज्ञान का जो इंसान को उन गुप्त वित्तीय गलतियों को देखने की क्षमता देता है जिन्हें वह दिन के उजाले में भी नजरअंदाज कर देता है। और इसी ज्ञान के अनुसार 6 ऐसे अदृश्य खर्च होते हैं जो अगर बंद न किए जाए तो इंसान चाहे करोड़ों भी कमा ले, वह कभी धनवान नहीं बन सकता। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि धनवान बनने का वो आध्यात्मिक और व्यावहारिक ज्ञान है जो आपकी मेहनत की कमाई को दीमक की तरह खाने वाली आदतों से आपको हमेशा के लिए मुक्त कर देगा। इस कथा को अंत तक सुनकर आपके जीवन में धन को लेकर जो भी उथल पुथल है वह शांत होने लगेगी और आपके मन को वह सुकून मिलेगा जिसकी तलाश हर इंसान करता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही ज्ञान, प्रेरणा और मंगल कामनाओं से भरे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मंगलमय को अभी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास और आज के समय के लिए बेहद जरूरी कहानी लेकर आए हैं, जिसका विषय है उल्लू ने बताया, यह 6 खर्च बंद कर दो, अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हम सब एक ही रेस में दौड़ रहे हैं, ज्यादा कमाने की रेस। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में मेहनत तो खूब करते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, मोटा वेतन भी पाते हैं, परंतु महीने के अंत में उनकी जेब खाली हो जाती है। क्रेडिट कार्ड का बिल, घर की EMI और अनगिनत खर्चों के बोझ तले वे ऐसे दब जाते हैं कि उन्हें अपनी ही कमाई जहर लगने लगती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि पैसा आता कहां से है और जाता कहां है। इस अंतहीन चक्र का समाधान आज की इस अद्भुत कथा में छिपा है। यह कहानी है मायापुरी में रहने वाले उस हुनरमंद ग्राफिक डिजाइनर रोहन की, जिसके डिजाइन में तो जादू था, पर उसकी अपनी आर्थिक जिंदगी पूरी तरह बेरंग हो चुकी थी। और कैसे एक रात जब वह अपनी नाकामयाबी और कर्जों से पूरी तरह टूट चुका था, एक बूढ़े उल्लू ने उसे वह 6 बातें बताई जिन्होंने उसे किराए के एक छोटे से फ्लैट से उठाकर शहर के सबसे आलीशान अपार्टमेंट का मालिक बना दिया। इस कहानी को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो चलिए यह प्रेरणादायक कथा शुरू करते हैं। मायापुरी सपनों का शहर, एक ऐसा महानगर जो कभी सोता नहीं था। इसकी ऊंची ऊंची इमारतें दिन में सूरज की रोशनी से और रात में अपनी खुद की रोशनी से नहाती थीं। यहाँ की हवा में ही एक नशा था, कामयाबी का नशा, आगे बढ़ने का नशा। इसी मायापुरी की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की कांच की इमारत में 17वीं मंजिल पर रोहन नाम का एक नौजवान काम करता था। रोहन कोई साधारण कर्मचारी नहीं था, वह एक असाधारण ग्राफिक डिजाइनर था। उसके दिमाग में रचनात्मकता का एक समंदर लहराता था। वह अपने माउस के कुछ ही क्लिक से बेजान तस्वीरों में जान डाल देता था। कंपनी के सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट्स उसके पास आते थे और वह उन्हें अपनी कला से सोना बना देता था। उसके बॉस, उसके कलीग्स सब उसकी प्रतिभा का लोहा मानते थे और इसी प्रतिभा के दम पर उसे एक मोटी तनख्वाह भी मिलती थी, इतनी कि शहर में एक आरामदायक जिंदगी बसर की जा सके। रोहन अपनी पत्नी प्रिया के साथ शहर की एक अच्छी सोसाइटी में किराए के एक 2 BHK फ्लैट में रहता था। प्रिया एक शांत और समझदार लड़की थी जो एक स्कूल में पढ़ाती थी। वह रोहन से बहुत प्यार करती थी और उसकी कामयाबी पर फूली नहीं समाती थी। पर जैसे चांद में भी दाग होता है, रोहन की जिंदगी में भी एक बहुत बड़ी कमी थी जो प्रिया को अंदर ही अंदर खाए जाती थी। रोहन के हाथ में पैसा बिल्कुल नहीं टिकता था। पहली तारीख को जब सैलरी का मैसेज फोन पर बजता, रोहन को लगता था जैसे वह मायापुरी का बादशाह है। लेकिन महीने की 25 तारीख आते आते हालत ऐसी हो जाती थी कि उसे प्रिया से पेट्रोल भरवाने के लिए पैसे मांगने पड़ते थे। उसकी जीवन शैली उसकी कमाई से कहीं ज्यादा महंगी थी। उसे हर चीज में ब्रांड चाहिए था, कपड़े, जूते, घड़ी, फोन, सब कुछ लेटेस्ट और सबसे महंगा। उसके दोस्तों का ग्रुप भी ऐसा ही था, जहां हर हफ्ते इस बात की होड़ लगती थी कि किसने ज्यादा महंगा गैजेट खरीदा या कौन वीकेंड पर सबसे महंगे क्लब में गया।
रोहन इस होड़ में कभी पीछे नहीं रहना चाहता था। उसे लगता था कि यही मॉडर्न लाइफ है। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसके दोस्त उसे पिछड़ा हुआ और कंजूस समझेंगे। प्रिया उसे अक्सर समझाने की कोशिश करती। एक रात जब रोहन एक बहुत महंगी घड़ी ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा था, प्रिया उसके पास आकर बैठी। उसने धीरे से कहा, रोहन, क्या हमें सच में इस घड़ी की जरूरत है? तुम्हारी पिछली घड़ी भी तो बिल्कुल ठीक है। देखो, हमारे 3 क्रेडिट कार्ड्स के बिल हर महीने बढ़ते जा रहे हैं। हम चाहे तो हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाकर अपने घर के डाउन पेमेंट के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। अपना घर हो तो कितना अच्छा हो, है ना? रोहन ने लैपटॉप से नजर हटाए बिना जवाब दिया। प्रिया तुम फिर शुरू हो गई। अरे मैं इतनी मेहनत किस लिए करता हूं? अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए ही ना। और ये घड़ी इन्वेस्टमेंट है, इससे मेरी प्रोफाइल अच्छी लगेगी। तुम बेकार की चिंता करती हो, मैं सब संभाल लूंगा। प्रिया चुप हो जाती। वह जानती थी कि बहस करने का कोई फायदा नहीं है। रोहन अपनी एक अलग ही दुनिया में जीता था। यह सिलसिला चलता रहा। कर्ज का अदृश्य जाल मकड़ी के जाले की तरह उन्हें चारों ओर से कसता जा रहा था। अब तो हालत ये हो गई थी कि रोहन एक क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए दूसरे कार्ड से कैश निकालता और फिर उस दूसरे कार्ड का बिल चुकाने के लिए तीसरे का इस्तेमाल करता। वह एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका था जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे नहीं दिख रहा था। इस तनाव का असर अब उसके काम पर भी दिखने लगा था। जिस रोहन को कभी किसी काम में गलती के लिए टोका नहीं गया था, अब उसे छोटी छोटी गलतियों के लिए मीटिंग्स में डांट पड़ने लगी थी। तब एक दिन उसकी जिंदगी में उम्मीद की एक किरण आई। उसकी कंपनी को एक बहुत बड़े अमेरिकी क्लाइंट से एक प्रोजेक्ट मिला। यह एक नई बेवरेज कंपनी की पूरी ब्रांडिंग का काम था, शुरू से लेकर अंत तक। यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा और महत्वपूर्ण था कि कंपनी के डायरेक्टर ने खुद सारे डिजाइनर्स की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में जब रोहन ने अपना शुरुआती आइडिया प्रेजेंट किया तो अमेरिकी क्लाइंट उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने शर्त रख दी कि यह पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ रोहन ही लीड करेगा। यह रोहन के करियर का सबसे बड़ा मौका था। इस प्रोजेक्ट की फीस इतनी थी कि अगर वह मिल जाती तो रोहन के सारे कर्जे एक झटके में उतर सकते थे और उसके बाद भी अपने घर के डाउन पेमेंट के लिए एक मोटी रकम बच सकती थी। रोहन ने यह मौका हाथ से जाने नहीं दिया। उसने खुद से वादा किया कि वह इस बार कोई गलती नहीं करेगा। उसने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। उसने सोशल मीडिया, दोस्तों, पार्टियों सबसे दूरी बना ली। उसका एक ही लक्ष्य था, यह प्रोजेक्ट। वह घंटों ऑफिस में बैठकर काम करता और फिर घर आकर भी देर रात तक लगा रहता। प्रिया ने भी उसका पूरा साथ दिया। वह उसके लिए कॉफी बनाती, उसे हिम्मत देती और घर की कोई भी परेशानी उस तक नहीं आने देती। 3 महीने की अथक पागलपन की हद तक की गई मेहनत के बाद रोहन ने एक ऐसा शानदार काम करके दिया कि विदेशी क्लाइंट भी हैरान रह गया। उन्होंने न केवल उसकी पूरी फीस दी बल्कि खुश होकर ऊपर से मोटा बोनस भी दिया। एक सुबह रोहन के अकाउंट में एक साथ इतनी बड़ी रकम आई कि वह कुछ देर तक अपने फोन की स्क्रीन को घूरता ही रह गया। वह खुशी से चिल्ला पड़ा। उसने प्रिया को गोद में उठा लिया। प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने भगवान के मंदिर में दिया जलाया और बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है रोहन। अब हम सबसे पहले अपने सारे कर्जे चुका देंगे, एक भी पैसा उधार का नहीं रखेंगे। उसके बाद जो बचेगा उसे हम कल ही अपने घर के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट कर देंगे। रोहन ने भी भावुक होकर प्रिया के हाथ पर हाथ रखकर कसम खाई। हाँ प्रिया, कल सुबह का पहला काम यही होगा, अब और कोई गलती नहीं। लेकिन इंसान की आदतें वो गहरी जड़ें होती हैं जो एक झटके में नहीं उखड़ती। उस शाम जब उसने ऑफिस में अपने दोस्तों को यह खबर सुनाई तो सब ने उसे घेर लिया। एक दोस्त सुमित, जो खुद अपने पिता के पैसों पर जीता था, बोला, वाह यार रोहन, तू तो जीनियस है। इतनी बड़ी कामयाबी ऐसे चुपचाप पचा जाएगा, यह तो नाइंसाफी है। पार्टी तो बनती है बॉस। दूसरा दोस्त बोला, सिर्फ पार्टी नहीं, एक ग्रैंड पार्टी होनी चाहिए, शहर के सबसे महंगे रूफटॉप क्लब में। सबको पता चलना चाहिए कि रोहन इज बैक। बस यही वो पल था जब रोहन का विवेक उसकी झूठी शान के आगे हार गया। उसके कानों में प्रिया के शब्द नहीं बल्कि दोस्तों की वाहवाही गूंज रही थी। उसके मन में वही पुराना कीड़ा कुलबुलाने लगा। लोगों को अपनी सफलता दिखाने का,
उन लोगों को जलाने का जो ऑफिस में उस पर हंसे थे। उसने प्रिया से किया वादा एक पल में भुला दिया। उसने उसी वीकेंड पर शहर के एक 5 स्टार होटल की छत पर एक आलीशान पार्टी रखी। उस पार्टी में उसने पानी की तरह पैसा बहाया। महंगे से महंगा खाना, विदेशी शराब और मशहूर डीजे। उसने अपने उन दोस्तों पर महंगे तोहफे भी लुटाए जिन्होंने उसे उकसाया था। पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई थीं। रोहन हाथ में शैंपेन का गिलास लिए तेज से घूम रहा था, मानो वह दुनिया का सबसे सफल इंसान हो। पार्टी के बाद जो पैसे बचे, उनसे उसने वह लग्जरी घड़ी खरीद ली जिसका सपना वह हमेशा देखता था। और बाकी बची एक बड़ी रकम उसने सुमित की सलाह पर बिना कोई रिसर्च किए शेयर बाजार में लगा दी। सुमित ने उसे यकीन दिलाया था कि बस 15 दिन में यह पैसा दोगुना हो जाएगा। उसने घर आकर प्रिया से झूठ कहा कि उसने सारा कर्ज चुका दिया है और बाकी पैसे एफडी में डाल दिए हैं। प्रिया उस पर विश्वास करके बहुत खुश थी, लेकिन झूठ के पांव नहीं होते। कुछ ही दिनों बाद शेयर बाजार बुरी तरह से गिर गया और रोहन के सारे पैसे डूब गए। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें। इधर क्रेडिट कार्ड कंपनियों के फोन आने शुरू हो गए। जब रोहन ने फोन उठाना बंद कर दिया तो एक दिन 2 रिकवरी एजेंट सीधे उसके ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने सबके सामने उसे इतना अपमानित किया, इतना भला बुरा कहा कि रोहन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। यह बात पूरी कंपनी में आग की तरह फैल गई। जिस ऑफिस में लोग उसकी इज्जत करते थे, वहीं अब उसके पीछे कानाफूसी कर रहे थे। उस रात जब वह घर लौटा तो दरवाजे पर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 2 महीने का किराया मांग रहा था। प्रिया को जब सारी सच्चाई पता चली तो वह पत्थर की मूर्ति बन गई। उसके पास रोने के लिए आंसू भी नहीं बचे थे। रोहन की आंखों में शर्म नहीं, अपनी बेबसी का गुस्सा था। वह प्रिया पर ही चिल्लाने लगा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम हमेशा मुझे टोकती रहती हो। तुम्हारी नेगेटिविटी की वजह से मेरा भाग्य खराब हो गया है। उस रात घर में इतना झगड़ा हुआ कि पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटा दिया। रोहन गुस्से में कार की चाबी उठाकर घर से बाहर निकल गया। वह पूरी तरह से हार चुका था। नौकरी पर खतरा, सिर पर कर्ज का पहाड़ और प्रिया का टूटा हुआ विश्वास। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जाए। वह रात के अंधेरे में गाड़ी चलाता रहा और शहर के उस हिस्से में पहुंच गया जहां एक बहुत पुराना और शांत पार्क था। यह पार्क जैसे मायापुरी के सीने पर एक पुराना घाव था जिसे सब भूल चुके थे। वह गाड़ी सड़क पर खड़ी करके पार्क के अंदर चला गया। यहां शहर का शोर बिल्कुल नहीं था, सिर्फ झींगरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट थी। वह एक पुराने घने बरगद के पेड़ के नीचे एक टूटी हुई बेंच पर जाकर बैठ गया और फिर वह एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। वह अपनी किस्मत को, अपने दोस्तों को, अपनी कंपनी को, सबको कोस रहा था सिवाय अपनी गलतियों के। क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी नतीजा हमेशा यही होता है। मैं इस जिंदगी से थक गया हूं। वह रो रहा था कि तभी उसे एक भारी, शांत और बहुत गहरी आवाज सुनाई दी, क्योंकि तुम दौलत के दुश्मन हो। रोहन ने चौंक कर आवाज की दिशा में देखा। पेड़ की एक मोटी डाल पर एक बड़ा सा उल्लू बैठा था। रात के घने अंधेरे में उसकी बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि कोई तपस्वी हो जो सदियों से यहां ध्यान में बैठा हो और दुनिया को देख रहा हो। रोहन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद तनाव के कारण उसे वहम हो रहा है। उल्लू फिर बोला, यह तुम्हारा वहम नहीं है रोहन। मैं इस शहर को तब से देख रहा हूं जब यहां तुम्हारी ये कांच की इमारतें नहीं, घने जंगल हुआ करते थे। मैंने राजाओं को रंक और रंक को राजा बनते देखा है। तुम्हारी कहानी भी उनसे अलग नहीं है। रोहन डर और आश्चर्य से खड़ा हो गया। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने कांपते हाथ जोड़कर कहा, आप कौन हैं? उल्लू ने कहा, यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि तुम अपनी गलती मानना सीखो। तुम अपनी गरीबी के लिए अपनी किस्मत को नहीं, अपनी आदतों को दोष दो। लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहां उनका सम्मान होता है, और तुम हर महीने अपनी मेहनत की कमाई का अपमान करते हो। तुम उसे उन चीजों पर लुटाते हो जिनकी तुम्हें जरूरत नहीं।
उन लोगों पर लुटाते हो जो तुम्हारे सगे नहीं। बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूं? रोहन को जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। उल्लू का हर शब्द सच का एक तीर था जो सीधे उसके दिल में लग रहा था। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। आप सच कह रहे हैं, गलती मेरी ही है। मैं हमेशा दूसरों को दिखाने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठता हूं। मैं इस दलदल से बाहर निकलना चाहता हूं, पर मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। उल्लू ने कुछ देर उसे अपनी गहरी, भेदती हुई नजरों से देखा और फिर कहा, रास्ता है, लेकिन उस पर कांटे हैं। उसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा को साधना होगा, अपनी इच्छाओं पर लगाम लगानी होगी। अगर तुम वचन दो कि आज के बाद तुम अपनी जिंदगी के फैसले दिमाग से लोगे, आई झूठी शान से नहीं, तो मैं तुम्हें वो 6 नियम बता सकता हूं जो दौलत को तुम्हारे पास आने पर मजबूर कर देंगे और उसे हमेशा के लिए तुम्हारे पास रोक कर रखेंगे। रोहन ने बिना एक पल सोचे रोते हुए कहा, मैं वचन देता हूं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तब उस बूढ़े ज्ञानी उल्लू ने रोहन को वो 6 बातें बताईं जिन्होंने उसकी पत्थर जैसी किस्मत को सोने में बदल दिया। उल्लू के ज्ञान ने रोहन के अंदर एक नई चेतना जगा दी थी। वह घर लौटा तो सुबह हो चुकी थी। प्रिया सोफे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थीं। रोहन ने कुछ नहीं कहा। वह सीधा जाकर प्रिया के पैरों में बैठ गया और उसके हाथ पकड़कर रोने लगा। उस दिन रोहन की आंखों में बनावटी गुस्सा नहीं, सच्चा पश्चाताप था जिसे प्रिया ने पहचान लिया। उसने रोहन को उठाकर गले से लगा लिया। उस दिन के बाद रोहन की जिंदगी एक नए और कठिन रास्ते पर चल पड़ी। उसने सबसे पहले अपनी लग्जरी घड़ी और बहुत सा गैर जरूरी सामान ऑनलाइन बेच दिया। उन पैसों से उसने मकान मालिक का किराया चुकाया। अगले दिन वह अपने बॉस के पास गया, उसे सारी सच्चाई बताई और अपनी गलती मानी। उस शाम रोहन और प्रिया साथ बैठे और पहली बार उन्होंने मिलकर अपने घर का बजट बनाया। उन्होंने हर छोटे बड़े खर्च को एक डायरी में लिखना शुरू किया। रोहन ने अपने हाथों से अपने 3 क्रेडिट कार्ड कैंची से काट दिए। उसने अपने फोन से उन सभी दोस्तों के नंबर डिलीट कर दिए जो उसे फिजूल खर्ची के लिए उकसाते थे। उसने बाहर खाना पीना, पार्टी करना सब बंद कर दिया। यह एक लंबी और कठिन तपस्या थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जब सारा कर्ज खत्म हो गया तो उसने सही जगह निवेश करना शुरू किया। कुछ ही सालों में उसकी मेहनत और अनुशासन रंग लाया। उसने उसी शहर में अपना एक सुंदर सा फ्लैट खरीद लिया। जिस दिन उन्हें घर की चाबी मिली, रोहन प्रिया को लेकर उसी पुराने पार्क में गया। बरगद का पेड़ आज भी वैसे ही खड़ा था। डाल पर वही बूढ़ा उल्लू बैठा था। रोहन ने हाथ जोड़कर मन ही मन धन्यवाद दिया। उल्लू ने जैसे कहा हो, मैंने कहा था ना, दौलत तुम्हारे पास खुद आएगी, बस तुम्हें उसका सम्मान करना सीखना होगा। उसी उल्लू ने जो 6 खर्च बंद करने को कहा था, वे हर उस इंसान के लिए संजीवनी है जो कमाता बहुत है पर बचा कुछ नहीं पाता। यह कहानी हमें सिखाती है कि आर्थिक आजादी सिर्फ सैलरी से नहीं, बल्कि अनुशासन और समझदारी से आती है।